नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज आपके समक्ष मैं फरवरी माह के प्रथम सेशन को लेकर मुखातिब हो रहा हूं। जानेंगे उन सभी तमाम बिंदुओं को जो अपने परीक्षा की दृष्टि से बेहद खास है। आइए मां शारदे को वंदन करते हुए आज के इस सेशन का आगाज करते हैं अपने प्रथम बिंदु से। साथियों, अपना जो प्रथम बिंदु है वो है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देश हैं, उनके अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो उनके बारे में अपने सभी तमाम तथ्यों को जानने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। किस क्रम के हैं? तो 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। और इनकी पार्टी है वो कौन सी है? तो पार्टी साथियों इनकी रिपब्लिकन पार्टी है। और ये राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ लेते हैं वो 20 जनवरी 2025 को लेते हैं। कहां पर रहते हैं? तो कैपिटल बिल्डिंग के रोटुंडा में ये शपथ लेते हैं। तो ये जानकारी अपने को ध्यान में रखनी है। कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप। कितवें क्रम के? 47वें क्रम के। शपथ कब लेते हैं? 20 जनवरी 2025 को ये शपथ लेते हैं। इनसे पूर्व जो उपराष्ट्रपति के रूप में जो शपथ लेते हैं वो जेडी वेंस ने ली थी। किसने ली थी? जेडी वेंस ने ली थी। आइए कुछ डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने जिक्र करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले वर्ष 2017 से 21 के दौरान अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ट्रंप 1893 में ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने हारने के बाद भी राष्ट्रपति पद पुनः प्राप्त किया है। 78 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। ट्रंप अमेरिकी इतिहास में शपथ लेने वाले ऐसे पहले राष्ट्रपति बने हैं जिन्हें किसी क्रिमिनल केस में दोषी ठहराया जा चुका है। न्यूयॉर्क की अदालत में 10 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में दोषी करार दिया है। ये हश मनी केस क्या होता है कि जैसे मान लो अपने में कोई वीकनेस है, कोई कमजोरी है, वो लोगों को पता न चल जाए। अगर वो लोगों को पता चल गई तो लोग अपने को वोट नहीं देंगे, अपने उठ नहीं पाएंगे। तो उसके बदले में क्या करते हैं? उसे थोड़े बहुत पैसे देकर, लालच देकर, लोभ प्रलोभन देकर उस कमी को छुपाने का प्रयास किया जाता है। पैसे देकर किसी कमी छुपाई जाती है, उसे हश मनी केस बोलते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं साथियों 5 नवंबर 2024 को। जो इनके प्रतिद्वंदी होते हैं वो डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस थी और रिपब्लिकन पार्टी से ये डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप को 312 इलेक्टोरल वोट मिलते हैं और कमला हैरिस को 226 वोट ही मिलते हैं। इस प्रकार ये जो विजेता घोषित होते हैं वो कौन होते हैं? डोनाल्ड ट्रंप। और वह 47वें अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। राष्ट्रपति बनते ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा घोषणा की गई। आइए उनसे चर्चा कर लेते हैं उन घोषणाओं के बारे में। क्या क्या घोषणाएं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई? कि मैक्सिको सीमा से अवैध प्रवास को रोका जाएगा, मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ मैक्सिको रखेंगे, पनामा नहर को जो अधिकार दिए गए हैं वो वापस लेंगे, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह की यात्रा कर इसकी सतह पर झंडा फहराएंगे अमेरिका का। अमेरिका में अगर कोई ड्रग की तस्करी करता है तो उसे क्या करेंगे? आतंकी घोषित किया जाएगा। अमेरिका में कोई थर्ड जेंडर नहीं होगा। तो ये घोषणाएं उनके द्वारा की गई है। और बेहद घोषणा की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और विशेष में अगर चर्चा करें तो राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। कौन शामिल हुए थे? तो एस जयशंकर शामिल हुए थे। पेरिस जलवायु समझौता ये क्या है? उससे अमेरिका बाहर हो गया है और डब्ल्यूएचओ से भी बाहर होने के लिए इसने अपने कार्यकारी आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। ये क्या था पेरिस जलवायु समझौता? साथियों, COP 21 जो भी ये सम्मेलन होते हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर, उसमें से एक पेरिस जलवायु समझौता था। उसमें क्या है कि जो भी औद्योगिक कार्बनिक उत्पादन करते हैं तो उससे कम उत्पादन करना है, ठीक है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है। इस प्रकार ये समझौता था। उससे बाहर निकलने के लिए अमेरिका ने क्या कर दिया कि कवायद रख दी गई है और कार्यकारी आदेश जारी कर दिया गया है। राष्ट्रपति बनते ही अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन, जिस दिन ये शपथ लेते हैं 20 जनवरी को, उसी दिन इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, कार्यकारी अपना आदेश जारी किया कि पेरिस समझौते की देखरेख करने वाले संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के तहत अमेरिका द्वारा की गई
किसी भी वित्तीय प्रतिबद्धता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है कि हम कोई भी, अगर उन्होंने क्लाइमेट चेंज इस सम्मेलन के तहत अगर पैसा दे रहे थे वो हम नहीं देंगे, कोई भी वित्तीय सहायता हम देने वाले नहीं है। तो इस प्रकार इसने आदेश जारी कर दिया कि हम पेरिस जलवायु समझौते से क्या हैं, बाहर हैं। इस निर्णय से अमेरिका, ईरान, लीबिया और यमन के बाद विश्व का चौथा देश ऐसा बन गया जो 2015 के इस समझौते से बाहर है। क्योंकि साथियों, अब जिस प्रकार युद्ध हो रहे हैं तो इसमें जो सर्वाधिक जो पैसा दिया जाता है, वित्तीय सहायता दी जाती है, वो अमेरिका के द्वारा दी जाती है। तो अमेरिका पर क्या बढ़ता है, वित्तीय भार बढ़ता है। तो अन्य देशों में जो प्रदूषण फैलता है या इस प्रकार के जो हो रहे हैं तो उन्हें वित्तीय सहायता तो अमेरिका देगा। तो अमेरिका के लिए थोड़ा ये लॉस हो रहा था, इसलिए उसने ऐसा बाहर होने के लिए अपना रुख आजमाया है। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 12 दिसंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में COP 21 में 196 पक्षों द्वारा अपनाया गया था। यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। इस व्यापक लक्ष्य में वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक सत्रों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना था, कि वैश्विक जो तापमान है उसे 2 डिग्री से नीचे रखना था तथा तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक सत्रों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार ये इसमें लक्ष्य अपनाए गए थे और इनसे क्या अमेरिका ने बाहर होने के कार्यकारी आदेश जारी कर दिए हैं। अब WHO से भी बाहर होने का कार्यकारी आदेश है, उसकी घोषणा किसके द्वारा की गई, अमेरिका के द्वारा की गई है। कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है उससे अमेरिका को अलग करने के लिए भी कार्यकारी आदेश जारी किया है। कार्यकारी आदेश में यह कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उस महामारी संधि के लिए बातचीत बंद कर देगा जिस पर WHO काम कर रहा है। क्योंकि WHO में जो सर्वाधिक पैसा देता है वो कौन दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, लगभग 18%। अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन का सबसे बड़ा वित्तीय योगदान करता है। इसके कुल वित्त पोषण का लगभग 18% प्रदान किया जाता है। अमेरिका 1948 में WHO के संस्थापक सदस्यों में शामिल था और इस WHO की स्थापना की गई वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो महानिदेशक है वो टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस है। कौन है, घेब्रेयेसस है। तो इस प्रकार अमेरिका 2 महान संस्थाओं से और एक समझौते से बाहर हुआ है, जिस प्रकार एक पेरिस जलवायु समझौता और WHO से बाहर होने का इसने कार्यकारी आदेश जारी किए गए। अन्य जो कार्यकारी आदेश जारी किए हैं उसमें ये तमाम बिंदु है कि मैक्सिकन सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, बर्थराइट सृजन पर रोक लगाई गई कि इसमें अमेरिका में जन्म लेने वाले लोगों को स्वतः नागरिकता मिलने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ठीक है। कैपिटल दंगाइयों के खिलाफ संघीय आरोप हटाना, आर्कटिक और तटीय क्षेत्रों में ड्रिलिंग की अनुमति देना, संयुक्त राष्ट्र से अमेरिकी धनराशि में कटौती करना और शुद्ध ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा नीतियों में बदलाव करना। कार्यकारी आदेश क्या होते हैं साथियों? कार्यकारी आदेश वे होते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा एक तरफा जारी आदेश जो कानून की तरह शक्ति रखता है। कानून के विपरीत कार्यकारी आदेशों को कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, कांग्रेस उन्हें पलट नहीं सकती, लेकिन अदालत में चुनौती उसे दी जा सकती है। तो ये होता है कार्यकारी आदेश। इंडोनेशिया बना ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश। अब तक कुल कितने सदस्य देश हो चुके हैं? 10 सदस्य देश हो चुके हैं और 9 भागीदार देश हो चुके हैं, यानी पार्टनर कंट्रीज कितनी हो सकती है? 9 पार्टनर कंट्रीज हो चुकी है। ब्रिक्स एक क्या है? औद्योगिक एक समूह बनाया गया जिससे अपने क्या बनेंगे, औद्योगिक संबंध है वो बन सके और व्यापार का आसानी से एक देश से दूसरे देश से कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सके। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का पूर्ण रूप से सदस्य बन गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंडोनेशिया को ब्रिक्स के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की आधिकारिक घोषणा ब्राजील द्वारा 6 जनवरी 2025 को की गई। कब की गई? 6 जनवरी 2025 को की गई। इंडोनेशिया के ब्रिक्स संगठन में शामिल होने को लेकर वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग के सम्मेलन में सहमति बनी थी। 16 जून 2009 को इस ब्रिक्स का गठन किया जाता है और शुरू में जो सदस्य थे वो 4 थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। 2010 में इसमें शामिल होता है दक्षिण अफ्रीका और जनवरी 2024 में ब्रिक्स में ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई शामिल किया गया और अब इस समूह में इंडोनेशिया को भी शामिल किया गया और इसकी कुल सदस्य संख्या हो गई है वो 10 हो चुकी है। नाइजीरिया बना ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश।
यानी कौन सी कंपनी है, सॉरी कंट्रीज है, वो अपने अपने क्या कर सकती है, औद्योगिक गतिविधियां कर सकती है, पार्टनर के रूप में कार्य कर सकती है। तो वो 9 कंट्रीज हो चुकी है। कौन कौन? नाइजीरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। और इस पर 9वां भागीदार देश कौन बन गया है? तो नाइजीरिया बन गया है। ब्रिक्स में साझेदार देश से तात्पर्य ऐसे राष्ट्रीय संगठनों से है जिन्हें शिखर सम्मेलनों में, मंत्रिस्तरीय बैठकों में और अन्य संयुक्त उपक्रमों में भाग लेने का आमंत्रित किया जाता है। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन ग्लोबल साउथ की थीम के साथ जुलाई 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अपने को ध्यान में रखना है। कहां पर होगा? तो ब्रिक्स का जो सम्मेलन है वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जुलाई 2025 में होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। रूस और ईरान के मध्य व्यापक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें क्या किया जाएगा कि रक्षा को लेकर, ऊर्जा को लेकर, प्रौद्योगिकी को लेकर, आतंकवाद को लेकर रूस और ईरान के मध्य समझौते हुए हैं। ईरान के तो राष्ट्रपति से मसूद पेजेश्कियन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इनके मध्य 17 जनवरी 2025 को कुछ समझौते हुए थे। ये अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, ये क्या है साथियों? फायर पावर क्या होती है कि जो अपनी थल सेना है, वायु सेना है, नौ सेना है, उनकी शक्ति कितनी है, उनके तीनों सेनाओं की शक्तियों को मिलाकर देखो फायर पावर यानी गोले दागने की, बंदूक चलाने की, फायर करने की पावर किस में ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग यह इंडेक्स जारी किया जाता है। प्रतिवर्ष यह जारी किया जाता है और 145 देशों की इसकी सैन्य की तुलना इसमें की जाती है। और इसमें जो कारक होते हैं, इस वो 60 से अधिक कारकों के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। और इस रैंकिंग में आपको ध्यान में रखना है, तो बस इतनी ही चीज ध्यान में रखनी है कि पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है और चौथे स्थान पर कौन है? भारत है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा है और पहला अमेरिका का है। बात करूं साथियों टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। टाइम हायर एजुकेशन है, उसमें विश्व भर की यूनिवर्सिटीज है, उनकी विषयवार रैंकिंग जारी की जाती है और वह 11 श्रेणियों में जारी की जाती है। और ये 11 श्रेणियों में जारी की गई, उनमें सभी में जो शीर्ष स्थान है, उनमें लगभग 9 में जो शीर्ष स्थान है वो अमेरिका की है। और बात करूं कंप्यूटर साइंस की, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है, ब्रिटेन की। और एक मेडिकल एंड हेल्थ की बात करूं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की जो पहले स्थान पर है। बाकी की सारी यूनिवर्सिटियां सारी अमेरिका की है। और भारत में कोई बात करूं तो भारत की है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जो टॉप 100 में शामिल हुई है। किसमें? तो उसका जो स्थान है वो 99वां स्थान है। कौन सा साथियों? 99वां स्थान है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि अपने से प्रश्न पूछा जाएगा टाइम हायर एजुकेशन के अनुसार टॉप 100 में से जिस यूनिवर्सिटी ने स्थान बनाया तो वह कौन सी है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, उसने क्या है 99वां स्थान अर्जित किया है। वर्ष 2024 रहा पृथ्वी का सबसे अब तक का गर्म वर्ष। यूरोपीय जलवायु एजेंसी कोपरनिक्स, उसने बताया है कि जो वर्ष 2024 है वो विश्व का सबसे अब तक का गर्म वर्ष रहा है। इसके साथ ही 2024 पहला ऐसा वर्ष रहा है जहां वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो ये था साथियों, ये इतना ही ध्यान रखना है कि सबसे जो गर्म वर्ष है वो कौन सा रहा? 2024। हेनले पासपोर्ट सूचकांक, ये साथियों इसका टाइटल होता है वो हेनले पासपोर्ट सूचकांक के नाम से इसे जारी किया जाता है। इसका संस्करण था 2025। हर वर्ष ये जारी किया जाता है। हेनलैंड पासपोर्ट इसके ये जारी करता है और तिथि थी वो 8 जनवरी 2025 को जारी किया गया। और शीर्ष स्थान जो हासिल किया वो सिंगापुर ने किया। क्या है हेनले पासपोर्ट सूचकांक? तो हेनले साथियों पासपोर्ट की पावर के अकॉर्डिंग यह जारी करता है। अब पासपोर्ट पावर क्या होती है कि अपने पास अगर अपने देश का पासपोर्ट है तो अपने कितने देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, अपने को वीजा बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसके आधार पर क्या होती है, यह रैंकिंग दी जाती है। 199 वैश्विक पासपोर्टों का इसमें अध्ययन किया गया और जो पहले स्थान पर रहे वो रहा साथियों कौन? सिंगापुर। सिंगापुर का स्कोर है 195। 195 देशों की यात्रा बिना वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है। और उसके बाद है जापान 193 और भारत का जो स्थान है वो 85वां है। ये अपने को ध्यान में रखना है, कितना? 85वां। और 57 वीजा फ्री
अपने कंट्रीज में यात्रा कर सकते हैं। तो ये है साथियों सूचकांक, हेनले सूचकांक, ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी जो सिंगापुर के राष्ट्रपति है कौन? थरमन शुनमुगरत्नम। थरमन शुनमुगरत्नम ये जो है सिंगापुर के राष्ट्रपति है, जो 14 से 18 जनवरी 2025 तक भारत के दौरे पर रहे। और यह राष्ट्रपति थरमन की भारत में पहली राजकीय यात्रा थी। और इस दौरान यात्रा के दौरान वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात करते हैं। और महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे सेमीकंडक्टर हुआ, डिजिटलीकरण हुआ, कनेक्टिविटी जैसे कई अन्य उभरते क्षेत्रों से मध्य बातचीत होती है। और इसके बीच ये 17 से 18 जनवरी को ओडिशा के दौरे पर रहे। और सिंगापुर और ओडिशा के बीच 8 समझौतों के लिए इसमें MOU हुआ है। और भारत वर्ष 1965 में सिंगापुर को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश था। तो ये था साथियों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिनके बारे में मैं आपसे मुखातिब हुआ। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।